हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एन के मैथ्स। जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कल कि कल आपको मेंसुरेशन की पहली वीडियो मिल जाएगी, तो आज मैं पहला वीडियो लेके आ गया हूँ आप सबके लिए, जिसमें सीजीएल मेंस 2011 से 2018 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबके वन बाय वन सोल्यूशन करने वाला हूँ मैं। और आपने अगर मेरा पिछला बाकी सारा सोल्यूशन का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं किस तरह से सोल्यूशन देता हूँ आपको। इस वीडियो में मैं आपसे दावा करता हूँ कि यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। और आप वीडियो को जब पूरा देखिएगा तब आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं कि शुरू में एक दो क्वेश्चन देखा इजी इजी और आपको लगा कि अरे ऐसे क्वेश्चन तो मैं भी इजीली कर सकता हूँ। ऐसा नहीं, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो पूरा वीडियो देखिए, फिर देखिए कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप भी कोशिश कीजिए कि उससे बेहतर या फिर उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेता हूँ और आशा है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपको पता चले कि एग्जाम हॉल के अंदर आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें और एक कमेंट भी कर दें अच्छा सा, ताकि मुझे भी लगे कि जो लोग देख रहे हैं उन्हें वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है, वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिए। वीडियो को फिलहाल स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, जहां भी आपका इच्छा करे वहां पर आप शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं वीडियो को। और पिछली वीडियो ज्योमेट्री की भी पूरी मैंने बना रखी है। ज्योमेट्री के बाद रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, लाभ हानि है, एसआई सीआई है। इतने टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पे ज़रूर से देख लीजिए। अब देखिए हमारे पास पहला सवाल आ चुका है। इस सवाल में आपको बोला गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वाले वर्ग के विकर्ण का रूट 2 टाइम्स है। रूट 2 गुना है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको एक फॉर्मूला पता होगा और आपने मेरी मेंसुरेशन की या फिर ज्योमेट्री की वीडियो देखी होगी मेंसुरेशन की। वैसे मैं पवन राव सर का बुक सॉल्व कर रहा हूँ, उनका पीडीएफ भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि स्क्वायर का जो एरिया होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, ये क्षेत्रफल आप ए स्क्वायर से तो निकालते ही हो, साइड स्क्वायर से, साथ ही साथ हम 1/2 और इंटू में डी का स्क्वायर, डी यानी कि विकर्ण, 1/2 गुना में विकर्ण के स्क्वायर से भी हम इससे निकाल सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। इसका मतलब है वर्ग का क्षेत्रफल या तो साइड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है या फिर उसके डायगोनल के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, 1/2 जो है ये कांस्टेंट पार्ट है, ये स्थिर पार्ट है। इसको आप अचर बोलते हैं हिंदी में, ये अचर भाग है। इसीलिए जो वेरिएशंस आएगा वर्ग के क्षेत्रफल में, वो अगर डी के फॉर्म में आप देखते हैं विकर्ण के फॉर्म में, तो विकर्ण के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, और साइड के फॉर्म में देखेंगे तो साइड के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि अगर विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए। अब देखो, अगर एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है, तो आप बताओ कि डी को अगर मैं रूट 2 टाइम्स कर दूं तो अभी ये इसका स्क्वायर बन जाएगा एरिया। ठीक है, इसका मतलब रूट 2 का स्क्वायर 2D हो जाएगा, 2D स्क्वायर। तो देखो 2D स्क्वायर होने का मतलब कि हमारा जो एरिया होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स होने का मतलब पहले 200 था, तो अब कितना हो जाएगा दोस्त, 400 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी स्क्वायर के बदले मैं वापस वही 200 रख सकता हूँ यहाँ पर। अब देखो, अगर ऐसे आपको समझने में दिक्कत है तो आप इस तरीके से समझ लो, मान लो। लेकिन एक्स वाई पर अभी जाओ मत, ठीक है, अभी दूसरे तरीके पर जाओ मत। आपको शायद बात समझ में नहीं आया, आप एक बार और देखिए, मैं शुरू से समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको लगा कि नहीं इससे अच्छा तो मैं फार्मूला लगा के कर दूँ। फार्मूला लगा के आप कर लोगे, ये बात मुझे भी पता है, लेकिन उससे भी बेहतर बेहतर अगर कोई सोल्यूशन है तो उसे सीखने की ज़रूरत है मेरे दोस्त। अगर आप नहीं सीखोगे तो आप ज़रूर इस सवाल को कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, लेकिन ईजी सवालों में अगर आप टाइम ज़्यादा लगाते हो तो फिर जो सवाल कैलकुलेटिव होंगे उस सवालों में आप जाके अटक जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए जो सवाल इजी है उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो देखिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि लेट से ये हमारा एक वर्ग है, ठीक है, जिसमें विकर्ण मैंने बोला डी है। अगर विकर्ण डी है तो इसका एरिया होगा कितना, तो आप बोलेंगे कि हाफ ऑफ डी स्क्वायर। मैंने पिछले सवाल में हाफ नहीं लिया था, पिछले तरीके में। अब देखो, दूसरे बार दूसरे विकर्ण में आप बोल रहे हैं कि ये डी जो है वो पिछले वाले का रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि रूट 2 और डी हो जाएगा। तब अब आप एरिया बोलोगे, आपकी एरिया अभी कितना होगा, हाफ ऑफ, यहाँ पर विकर्ण कितना है, रूट 2 डी है। तो इसका अगर स्क्वायर करते हो, क्योंकि डी का स्क्वायर करना है, डी के बदले अब रूट 2 डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो रूट 2 का स्क्वायर तो 2 आ जाएगा, ठीक है, और डी स्क्वायर के लिए हम डी स्क्वायर ही लिखेंगे। अभी आपको पता है कि इसकी वैल्यू, एरिया पहले से पता है हमें कि 200 था, तो हम इस 1/2 और डी स्क्वायर के बदले 200 रख सकते हैं, और गुणा में ये मैंने 2 कर दिया, इसीलिए हमारा 400 आंसर आ गया। ठीक है, अब भी आप नहीं समझे तो आपको ज़रूरत है बेसिक क्लियर करने की। ठीक है, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इतना बात आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या किया भाई, मैंने बोला कि हाफ ऑफ डी स्क्वायर जो है वही एरिया होता है, और वो पहले वाले स्क्वायर के लिए आपको 200 दे रखा है। दूसरे वाले स्क्वायर में अगर डी,
अब देखो ये सब करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती दूसरे वाले स्क्वायर में। हालांकि मैं आपको समझा दूं पहले कि डी के बदले में अगर √2d हो गया तो हम डी स्क्वायर के बदले अब √2d का होल स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा और डी स्क्वायर रह जाएगा। अब 1/2 और डी स्क्वायर के लिए मैंने 200 लिख दिया और 1 2 पहले से था तो 200 दूना 400 हो गया। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं थी। आप शुरू में बस ये समझो कि स्केल फैक्टर जो है वो डी है, ठीक है। अगर d √2 टाइम्स बढ़ रहा है तो डी स्क्वायर कितना बढ़ेगा भाई, डी स्क्वायर 2 टाइम्स बढ़ेगा, और डी स्क्वायर जितना टाइम्स बढ़ेगा एरिया भी उतना टाइम्स बढ़ेगा। तो एरिया 200 था तो ये भी 2 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 400 हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम आंसर 400 मार्क कर सकते थे केवल इतना देख के कि अगर स्केल फैक्टर यानी कि साइड लेंथ जो है, साइड लेंथ या फिर डायगोनल लेंथ जो है विकर्ण √2 गुना हो रहा है तो एरिया उसका स्क्वायर गुना होगा, यानी कि √2 का स्क्वायर हो गया 2, और 2 गुना अगर आप करते हैं 200 को तो 400 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल में आएंगे। देखें भाई अगले सवाल में आपको दिया गया कि एक शंकु, बेलन और अर्धगोलार्ध यानी कि हेमीस्फेयर की ऊंचाई जो है वो बराबर है, उनकी त्रिज्याओं का रेशियो जो है, रेडियाई का जो रेडियस है रेशियो है वो है 2:3:1। तो आपको बताना है कि उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप इस सवाल को नहीं कर पाओगे, आप तो इस सवाल को भी कर लोगे इजीली। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको ऐसे कंडीशन में जब 3 वैल्यू दिए हुए हैं और आप देख रहे हैं कि शुरू का 2 ही रेशियो सब में डिफरेंट है, सब में शुरू का 2 रेशियो जो है वो अलग अलग है, तो क्यों ना हम शुरू के 2 का ही रेशियो ले लें। शुरू में 2 क्या है, एक शंकु है एक बेलन है, ठीक है, एक कोन है और एक सिलेंडर है। तो कोन का जो आयतन होता है यानी कि वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 और πr²h। आपको पता है कि h दोनों में सेम है तो h तो कट जाएगा, पाई भी दोनों में आता है तो पाई भी कट जाएगा, बस बचा यहाँ पर r²। तो 1/2 और r² के बदले मैंने 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, क्योंकि शंकु में जो रेडियस है वो है 2। अब रेशियो दूसरा हमारे पास है बेलन, तो बेलन के लिए क्या होता है, आयतन होता है πr²h। तो पाई और h तो आपको पता है कट गया है, h तो सेम था और पाई दोनों में ही आता है, बचा केवल यहाँ पर r²। तो r² का मतलब इसमें 3 है r, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अभी इस 3 को अगर हम उधर कर लेते हैं तो ये 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 9×3=27, यानी कि शुरू के 2 का जो रेशियो आएगा वो 4 और 27 का आएगा। और ऐसा ऑप्शन सी में है कि शुरू के 2 का रेशियो 4:27 है। यही मैं आपको बात बता रहा था कि तीनों को करने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट के 2 को भी कर सकते थे या शुरू के भी 2 को कर लो, किसी को भी कर लो, लेकिन 2 को ही करके काम चला लो जब 2 से ही बात बन जा रही है तो ठीक है। तो मैंने क्या किया, आशा है कि आप बात समझ पाए होंगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए भाई सवाल नंबर 3 में आपको दिया गया है कि एक लंब पिरामिड का आधार जो है वो वर्गाकार है, आधार के विकर्ण की लंबाई है 24√2 और पिरामिड का आयतन है 1728, तो उसकी ऊंचाई बतानी है। देखिए आपको जो बेसिक फार्मूला है वो जरूर आपको पता होना चाहिए कि बेसिक फार्मूला क्या है। देखिए फार्मूला अगर एडवांस का आपको पता है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत लोग बोलते हैं फार्मूला फ्री फार्मूला फ्री, देखो फार्मूला फ्री भी आप तभी कर पाओगे जब आपको फार्मूला पता होगा। अगर आपने फार्मूला पे बहुत काम किया है तभी आप फार्मूला फ्री भी कर पाओगे, ये ध्यान रखना। और रह गया बात कि अगर आप कम समय में बनाना चाहते हो तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप कम समय में काम कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको पिरामिड का आयतन दे रखा है, आपको पता है कि आयतन दे रखा है तो आपको आयतन का ही सूत्र लगाना पड़ेगा। तो पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है। अब देखो पिरामिड का आयतन अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। किस चीज़ से, आपको पता है कि शंकु जो होता है कोन, ये भी एक पिरामिड होता है, तो इससे आप रिलेट कर लो। इसका आयतन क्या होता है आपको पता है 1/3 और πr²h होता है इसका आयतन, ये तो सबको पता होगा। पिरामिड का आयतन आपको भले पता ना हो लेकिन शंकु का आयतन तो पता होगा। सॉरी 1/3 होता है, यहाँ पर मैंने 1/2 लिख दिया। अब देखो इसमें क्या है कि 1/3 तो कांस्टेंट पार्ट है और इनटू में ये जो πr² है ये क्या है, शंकु के बेस का एरिया है। बेस यानी कि जो इसका आधार है वो एक वृत्त होता है, तो आधार वृत्त होने के कारण ये वृत्त का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल यानी कि बेस का एरिया। और इनटू में h क्या है, इसकी हाइट है, ऊंचाई है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। अब ये जो फार्मूला तैयार हुआ है ये फार्मूला पिरामिड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और पिरामिड के आयतन का जो सूत्र होता है वो यही होता है कि 1/3 और आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। तो ये मैंने कैसे रिलेट किया, ये मैंने कर लिया शंकु से रिलेट। तो आप भी शंकु से रिलेट कर सकते हैं। अगर पिरामिड का वक्र पृष्ठ पूछ ले तो शंकु के वक्र पृष्ठ से आप रिलेट कर लो, आयतन पूछ ले तो आयतन से रिलेट कर लो। अगर याद है तब तो ठीक है, नहीं तो रिलेट कर लो ऐसे। इस तरह से याद करना भी आसान होता है। यही काम अगर पिरामिड के बदले प्रिज्म में रहता तो प्रिज्म का हम लोग किससे रिलेशन निकालते, प्रिज्म को हम रिलेट करते सिलेंडर से यानी कि बेलन से रिलेट करते। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अब आयतन की बात आई है तो आयतन के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे 1/2
और इंटू में बेस का एरिया। तो आपको पता है कि बेस का एरिया मैंने बोला था अभी, बेस का मतलब आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा है आपको पता है कि लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है। तो आधार अगर वर्ग है तो आधार के क्षेत्रफल के बदले आपको वर्ग का क्षेत्रफल लिखना होगा। अब वर्ग में देखो विकर्ण की लंबाई दी हुई है, और विकर्ण अगर वर्ग में दिया होता है तो एरिया कितना होता है 1/2, और विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण है 24√2। 24√2 का स्क्वायर क्या होगा, 24 को तो हम 24 × 24 लिख देते हैं 2 बार, और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, और इंटू में हाइट होता है h। और ये पूरा आयतन आपको दिया है 1728। अब अभी देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता कि विकर्ण का जो विकर्ण देने पर जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 और विकर्ण का स्क्वायर होता है, ये नहीं पता होता तो आप विकर्ण से पहले निकालते भुजा, फिर भुजा स्क्वायर करते और बात वही आता बाद में। इसीलिए अगर एडवांस के फॉर्मूले आपको याद हैं तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, आप सवाल में जो समय है वो बचा पाएंगे। तो मैंने क्या लिखा देखो, मैंने फॉर्मूला ये 1/3 था, दोबारा मैंने वही गलती कर दी जो मैंने फॉर्मूला लिखने के टाइम पर करी थी। मैंने बोला था कि 1/3 और बेस का एरिया और इंटू में हाइट होता है, ये होता है वॉल्यूम पिरामिड का। तो मैंने वही यहाँ पे लिख दिया 1/3, और बेस का एरिया के लिए ये मैंने वर्ग का क्षेत्रफल लिख दिया 1/2, और विकर्ण का स्क्वायर, और इंटू में हाइट, और बराबर जो आयतन दिया था वो लिख दिया। अब देखो इसको आप काट लो, कैसे काट सकते हैं। देखो ये है अपने पास, आपको पता है कि 1728 जो है 12 का क्यूब होता है, यानी कि इसमें 2 बार 12 तो आएगा ही, 3 बार 12 आएगा, तो 1 बार 12 हम लिख लेते हैं, और 2 बार 12 इसमें से काट दिए, क्योंकि इस 24 में दोनों में 12 आएगा तो मैंने 2 2 लगा दिया। बाकी इस 1 2 से 1 2 कट जाएगा, और फिर ये 2 दूना 4 से ये 12 कट जाएगा 3 बार में, तो एच की वैल्यू आ गई ये 3 3 9, एक 3 इधर है एक 3 उधर है, तो 9 आ गया, और 9 अपना आंसर है। अब फार्मूला आपको पता होता तो ये इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। अब मुझे जैसे पता है फार्मूला तो मैं इतना समझाने में टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे सॉल्व करना रहता तो इतना बिल्कुल नहीं लिखता, डायरेक्ट ये बात लिखता और कटा के आंसर ला देता। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई अगला सवाल सवाल है यहाँ पर आपके लिए कि एक लंबवृत्तीय शंकु की जो ऊंचाई है और उसकी वृत्तीय आधार की त्रिज्या है वो दोनों है 9 और 3, हाइट 9 है और रेडियस 3 हो गया। शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल द्वारा 2 भागों में काटा गया। ठीक है, यानी कि शंकु को बीच से कहीं पर काट दिया गया। अब शंकु के छिन्नक, छिन्नक का मतलब निचला भाग का आयतन आपको दिया है 44 घन सेंटीमीटर, और छिन्नक के ऊपरी वृत्तीय पृष्ठ की त्रिज्या क्या है ये आपको बतानी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला बात, जो लोग इंग्लिश वाले हैं चाहें तो इंग्लिश में सवाल पढ़ सकते हैं, मैं अभी ऊपर करने वाला हूं क्योंकि जगह चाहिए थोड़ा मुझे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैं आपको डायग्राम से बात समझाता हूँ। एक बात पहले समझ लो जो काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, और मेंस्ट्रुएशन में काफ़ी जगह आपको काम आएगा। पाई के फॉर्म में देखो, जैसे आपको ये पता होगा कि पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, अब यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 22 की वैल्यू मैं पाई में लिखना चाहूँ तो इसको 7 पाई लिख सकता हूँ। बताओ 22 के बदले मैं 7 पाई लिख सकता हूँ कि नहीं। इस हिसाब से अगर पाई 22/7 है, अगर मैं 7 को इधर ला दूँ पाई की तरफ, तो 22 का मतलब 7 पाई हो जाएगा। तो या तो आप 22 लिखो या पाई के फॉर्म में 22 को 7 पाई लिख दो, बात बराबर है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत जगह आपके काम आएगी। अभी अब सवाल पे आते हैं। सवाल में पहले हम डायग्राम से शुरू करते हैं। देखिए ये एक शंकु मैंने बना दिया अपने पास। अब इसमें आपको कह रहा है कि इसकी हाइट आपको दे रखी है और रेडियस भी दे रखी है। रेडियस 3 है और हाइट कितनी है 9 है। रेडियस यहाँ पे 3 है, मैंने 3 ले लिया, और हाइट इसकी टोटल की हाइट कितनी है 9 है। अब देखिए इसको कह रहा है कि बीच से कहीं से काट दिया गया। मान लिए कि हमने यहाँ से बीच से इसको काट दिया। अब बीच से काटने पर जो बीच वाला पार्ट है उसमें हम मान लेते हैं कि यहाँ की जो रेडियस है वो आर है और जो हाइट है वो एच है, यानी कि बीच वाले पार्ट का रेडियस मैंने आर और हाइट एच ले लिया। अब सबसे पहला बात, एच और आर में अगर आपको रिलेशन देखना है तो या तो आप अब सिमिलरिटी लगा लो यहाँ से। ठीक है, देखो पहले सवाल आप पढ़ के समझ लो आपको क्या क्या दिया था। बड़ा वाला जो पूरा शंकु है उसमें आपको दिया था कि ऊंचाई 9 है और त्रिज्या 3 है। अब ये कह रहा था कि इसको बीच से कहीं से काटा गया, मैंने यहाँ से काट दिया। इसको काटने के बाद कह रहा है कि जो 2 भाग बचे इसमें नीचे वाले भाग का आयतन है 44। ठीक है, और ऊपर वाले भाग की त्रिज्या आपसे पूछ रखा है। इतना बात है सवाल में। ठीक है, बड़े वाले शंकु के आधार की त्रिज्या 3 और ऊंचाई है 9। ठीक है, और बीच से काटने के बाद जो एक छोटा शंकु ऊपर प्राप्त हो रहा है उसकी त्रिज्या बतानी है, और नीचे वाला भाग जो है कटने के बाद जो फ्रस्टम मिला है यानी कि छिन्नक मिला है उसका आयतन 44 आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला काम मैं क्या करने वाला हूँ कि एच को आर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा यहाँ पर भी। अगर इस एच को, एक मिनट,
इस वाले एच को मैं आर के फॉर्म में लिख दूं तो दोनों आर के फॉर्म में आ जाएगा, फिर हम आर निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइट जो है वो इसकी त्रिज्या का 3 गुना है। त्रिज्या 3 है तो हाइट कितना है, 9 है 3 गुना। तो ये वाला बात छोटे वाले शंकु में भी लागू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बड़े शंकु को जब आधार के समांतर काटते हैं तो छोटा वाला शंकु बड़े वाले के सिमिलर होता है। ठीक है, तो सिमिलरिटी से हम ये बात कह सकते हैं कि जो बड़ा वाला एच छोटा वाला एच होगा वो अपने त्रिज्या का भी 3 गुना होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 भी 3 का 3 गुना है। तो ये मैंने 3r लिख दिया, एच जो है वो 3r हो गया। अब दूसरी जो समझने वाली बात है वो यहाँ से चालू होती है। आप ये समझ लो कि आपको नीचे वाला जो वॉल्यूम है, अब अलग मैं एक और चित्र में समझाता हूँ आपको ये बात। देखो ये मैंने बना दिया फिर से यही शंकु, और इसको बीच से यहाँ से काट दिया गया है, यहाँ से मान लो काट दिया गया। ठीक है, मैंने सर्कुलर दिखा दिया कटने का चिन्ह। अब आपको इसमें पता है कि जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, नीचे वाले का मतलब इसका आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 44। मैंने आपको एक बात बोला था कि अगर 22 को आप 7 पाई लिख सकते हैं पाई के फॉर्म में। देखो 22 का मतलब 7 पाई, तो 44 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 14 पाई। पाई के फॉर्म में मैं लिखना चाहता हूँ। ठीक है, 44 का मतलब कितना हो गया, 14 पाई। अब देखो 44 अगर 14 पाई है और टोटल वॉल्यूम की मैं बात करूँ, बताओ टोटल वॉल्यूम कितना आएगा शंकु का, 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। पाई और आर स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9, और एच का मतलब भी कितना है 9। पूरा शंकु जो बड़ा वाला है उसका मैं आयतन निकाल रहा हूँ। तो ये 3 तिया 9 कट जाएगा, यानी कि 9 तिया 27 पाई आएगा। अब देखो पूरा जो शंकु है उसका आयतन कितना है भाई, 27 पाई है। अब देखो पूरे शंकु में से अगर नीचे वाले भाग का जो आयतन है वो 14 पाई है, तो ऊपर वाले भाग का आयतन कितना रहा होगा, 13 पाई। तभी तो टोटल वॉल्यूम का जो टोटल शंकु का जो वॉल्यूम आएगा, आयतन आएगा, वो 27 आएगा। अब यहाँ पर आपको ये सारी बातें वापस समझाना पड़ेगा मुझे लगता है। देखो सवाल मैं कर रहा हूँ इजी तरीके से, आपको समझने में भले ही लगे कि ये कितना घिचपिच हो रहा है, काफ़ी लेंदी सा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। जब आप बात समझ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये लेंदी नहीं है, बल्कि ये बेहतरीन सोल्यूशन है। ठीक है, देखिए अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको। मैंने बोला था कि 22 को हम लिख सकते हैं 7 पाई, ये बात मैंने आपको बता रखी थी। लेकिन यहाँ पर 22 के बदले जो नीचे वाला लोअर पार्ट है उसका आयतन दे रखा था 44। तो अगर 22 7 पाई है तो 44 कितना हो जाएगा, 14 पाई। अब नीचे वाले भाग का आयतन आ गया 14 पाई, पूरे भाग का आयतन मैंने निकाला तो ये आया 27 पाई, यानी कि ऊपर वाले हिस्से का आयतन कितना रहा होगा, 13 पाई। तभी तो 13 और ये 14 मिल के टोटल का 27 पाई बनेगा। अब देखो ऊपर वाले का वॉल्यूम अगर आपने 13 पाई निकाल लिया, तो अब हम डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के और यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। वॉल्यूम आपको पता है कि 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई और आर स्क्वायर और एच के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 3r। तो एच के बदले में मैंने 3r लिख दिया, और ये वॉल्यूम किसके बराबर है, 13 पाई के बराबर है। ठीक है, ऊपर वाले का मैंने वॉल्यूम लिखा है, इसीलिए ऊपर वाले का रेडियस और ऊंचाई लिया है। अब देखो यहाँ से क्या क्या कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, और इस पाई से ये पाई कट जाएगा। तो आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 13, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 13, यानी कि 13। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही है। तो देखो मैंने काफ़ी कोशिश करी है आपको समझाने की। ठीक है, अगर आपको बात समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं और कोशिश करूंगा अगली वीडियो में कि ऐसे सवाल को और ढंग से समझाया जाए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात है 2:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है 5:4। उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वक्र पृष्ठ के लिए आप एक बात ध्यान रख लो, वक्र पृष्ठ होता क्या है, 2πr/h, यानी कि 2 पाई इसमें कांस्टेंट है, तो वक्र पृष्ठ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, r और h के। यानी कि वक्र पृष्ठ जो होगा सी से जिसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r और h के प्रोडक्ट के, यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई के गुणनफल के। तो यहाँ पे मैं वही बात डायरेक्ट लिखने वाला हूँ कि यहाँ पर हमें वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अगर रेशियो लिखना है तो पहले वाले का त्रिज्या 2 है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 5 है, अनुपात दूसरे वाले की त्रिज्या 3 है और उसकी ऊंचाई कितनी है, 4 है। बस आप कटा लो, ये 2 दूना 4 कट जाएगा, तो रेशियो आ गया 5:3 दूना 6। यही अपना उत्तर है। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का रेशियो मैंने डायरेक्ट h और r से बात बना दिया। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल r h पर डिपेंड करता है। आगे ऐसे कई सारे सवालों में ये बात काम आएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो 462 है, तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो कुल क्षेत्रफल का 1/3 है। तो बेलन का आयतन क्या है, यानी कि वॉल्यूम बताना है आपको कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा।
सबसे पहला बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो बात लिखा गया है इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो 1/3 है किसका, कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इस 1/3 में कि ये अगर टोटल सरफेस एरिया है TSA है तो ये आपका CSA होगा, यानी कि ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। यही बात यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ का 1/3 है। इसका मतलब अगर ये 3 कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो ये 1 जो है ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही इसका मतलब हुआ। अब इस बात को अगर मैं भाषा में ना लिख के वैल्यू में लिखने की कोशिश करूं तो आप बोलेंगे 1/3 में ये 3 टोटल सरफेस एरिया है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है, जिसका मतलब 462 दिया गया था। और ये जो है 1 ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यानी कि ये 2πRH को डिनोट करता है, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखो अगर 3 462 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 3 से इसको काट लो तो 3 से ये कटेगा एक बार में, फिर 3 पच्चे 15 और 3 चौके 12, 154 आ गया। 2πRH अपने पास कितना आ गया, 154। अभी आपको पता है कि ये 462 क्या दे रखा था, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा था। अगर बेलन के कुल पृष्ठ की क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आपको पता होगा कि कुल पृष्ठ का मतलब होता है वक्र पृष्ठ और प्लस आधार और टॉप का क्षेत्रफल का योग, ऐसा ही होता है। या फिर आप फॉर्मूला में ही बात कर लो, फॉर्मूला क्या होता है कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 2πRH और प्लस में होता है बेस का एरिया और प्लस में टॉप का एरिया यानी कि 2πR²। यही होता है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन में। अब इसमें से हमें पता है कि 2πRH तो हमारे पास 154 आ गया, 154 आ गया है। अब देखो ये टोटल जो है टोटल सरफेस एरिया ये मिला के वैल्यू इसका कितना दिया है, तो आप बोलेंगे इसकी वैल्यू 462 दे रखी थी। 462 में से अगर 2πRH केवल 154 हो गया है तो बाकी का ये जो बचा ये कितना रहा होगा, तो आप बोलेंगे ये रहा होगा, इसमें से 154 घटा लो तो 12 में से 4 जाएगा 8, यानी कि 300 ये 8 रहा होगा। ठीक है, कितना रहा होगा भाई, 308 रहा होगा। अब देखो इसका मतलब हो गया कि 2πR² अगर 308 है, 2πR², ध्यान से बात समझना आप, ठीक है। 2πR² अगर 308 है तो अगर मैं 2 से इसको काट दूं तो πR² 154 आ जाएगा, ठीक है। πR² 154 आ गया। इसका मतलब है आपको पता है कि πR² वृत्त का क्षेत्रफल 154 कब होता है, जब रेडियस कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता है, तो यहाँ से डायरेक्ट ये लिख पाएंगे कि रेडियस कितना हो गया, 7। अब रेडियस 7 हो गया, यहाँ से अब चाहे तो आप हाइट भी निकाल सकते हैं। देखो हाइट कैसे निकालेंगे, 2 और पाई का मतलब हो गया अपने पास 22/7, ठीक है। और गुणा में आर की वैल्यू हमारे पास 7 आ चुकी है और एच और 154। अब यहाँ से आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से आर एच की एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, इन सबको काट पीट के, और एच की वैल्यू निकालो कि कितनी आती है, और फिर वॉल्यूम हमें बताना है तो πR² फार्मूला लगा दो और πR² एच में आप पाई की वैल्यू रख लो, R² की वैल्यू रख लो और एच की वैल्यू रख लो, क्योंकि आर और एच तो अब हमारे पास है तो यहाँ से आप रख के निकाल सकते हैं। ये है पहला तरीका आपके पास, जो कि आपके लिए कैलकुलेटिव भी लग सकता है आपको और बड़ा भी थोड़ा लग सकता है, लेंदी भी लग सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि अब इतना करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमें ये बात पता चली कि आर जो है, आर वो 7 है, R7 है, R7 होने का मतलब कि यहाँ पर ये 7 से 7 कटेगा, और से 7 से 7 कटने का मतलब ये जो यहाँ पे वैल्यू 154 आई है ये परफेक्ट वैल्यू है। परफेक्ट वैल्यू का मतलब पॉइंट में नहीं है, ये एक इंटीजर है, पूर्णांक है, पॉइंट में या बटा में नहीं है। अब ये पॉइंट में या बटा में कब नहीं होगा, देखो 7 तो कट ही गया, अब अगर एच भी बटा में नहीं हुआ और एच भी पॉइंट में नहीं हुआ तभी जाकर के ये वैल्यू पूरी पॉइंट में नहीं आएगी और ना ही बटा में आएगी, यानी कि पूर्णांक वैल्यू आएगी। बात को आप ध्यान से समझिएगा, आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इतना बात आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, वरना ज़्यादा फॉर्मूले की और हर एक सवाल को पूरा पूरा करने के चक्कर में लगे तो आप 200 में 200 को टारगेट नहीं कर पाओगे। पास हो जाओगे, जॉब भी मिल जाएगा, लेकिन 200 में 200 टारगेट करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी कि काफ़ी शॉर्टकट्स और जो ये स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं इनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला कि अगर यहाँ पर R7 है, R7 होने का सीधा मतलब है कि H इंटीजर होना चाहिए, तभी ये वैल्यू 154 आ सकती है, एक इंटीजर वैल्यू आ सकती है। अब अगर H भी पूर्णांक है और R भी पूर्णांक है और R में 7 है, देखो R में 7 है, R में 11 नहीं है, ये ध्यान देना। अब अगर R में 11 नहीं है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो तो 11 से कटेगा ही, क्योंकि हमें क्या निकालना है, πR² H निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब इसमें आपको पता है कि पाई में 11 आता है, R में तो 7 ही है, 11 है नहीं, और H में भी 11 नहीं होगा, क्योंकि 11 जो इसमें 22 है वो तो इसी 22 से कट जाएगा। तो सीधा सीधा मतलब है कि जो वॉल्यूम आएगा हमारा πR² वो H वो 11 से कटने वाला आएगा,
11 से कटने का मतलब आप ऑप्शन में अब ढूंढो, 11 से ये नहीं कटेगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं कटेगा, तीसरा कट जा रहा है, 9 5 14 में से 3 जाएगा तो 11, चौथा भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो सी अपना उत्तर है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये बात तो हम शुरू में ही चेक कर सकते थे, काफ़ी सारे टीचर्स ने आपको बता भी रखा होगा और कभी आपने यूट्यूब पर देखे होंगे किसी किसी यूट्यूब चैनल पे कि ये बताया गया है कि आप मेंसुरेशन में सबसे पहला काम करो कि 11 का मल्टीपल ढूंढ लो। लेकिन एक बात बताओ भाई मुझे कि अगर एच में कहीं बटा के नीचे 11 आ जाए या आर में बटा के नीचे 11 आ जाए तो क्या आपका आंसर 11 से कटने वाला होगा? आपको बस इसीलिए ना बताया जाता है 11 से कटने वाला ढूंढो क्योंकि पाई आ रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला में पाई आएगा। पाई का मतलब 22/7 होता है और 22 में 11 आ रहा है तो आंसर में भी 11 आएगा। ये निश्चित है, लेकिन ये कब के लिए निश्चित है? जब एच में या आर में बटा के नीचे 11 नहीं आए। आप खुद सोचो कि एच में अगर एच की वैल्यू मान लो 1/11 हो जाए या 7/11 हो जाए तो पाई की वैल्यू अगर आप 22/7 रखोगे तो इस 11 से तो 22 का 11 कट जाएगा, फिर 2 बच जाएगा केवल, फिर 11 का मल्टीपल कहाँ से आंसर होगा? तो इसीलिए 11 का मल्टीपल ढूंढने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि अगर केवल रेडियस की जरूरत है फॉर्मूला में जैसे पाई आर स्क्वायर है तो आप पहले ये फिक्स कर लो, ये श्योर हो जाओ कि आर में नीचे 11 तो नहीं आ रहा है। ठीक है, हालांकि ज़्यादातर केसेज में नहीं आता है, लेकिन आजकल जैसे सीपीयू 2019 का एग्जाम हुआ दिसंबर वाला, आपने उसका पेपर देखा होगा, उसमें जैसे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, या फिर जिस तरीके के उसमें ऑप्शन अप्लाई किए गए हैं, जैसा एसएससी ने ऑप्शन दिया है या फिर टीसीएस ने, आप देखेंगे कि उसमें हम ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएंगे क्योंकि 11 से कटने वाले ज़्यादा भी ऑप्शन आ जाते हैं आजकल। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि 11 से का मल्टीपल आपको कब ढूंढना होता है। ये मैं कहूँगा कि लास्ट में आपके पास बहुत कम समय है, आप इतना चेक नहीं कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट 11 का मल्टीपल ढूंढ लो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लो कि कहीं आर या एच में नीचे 11 तो नहीं आ रहा है, तभी 11 का मल्टीपल ढूंढो। और यहाँ पर 11 का मल्टीपल अपना आंसर सी आ गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। देखिए दोस्त, इस सवाल में आपको क्या दिया गया है कि एक बेलन और एक शंकु के आधारों की त्रिज्याएं बराबर है, ऊंचाइयां भी बराबर है, यानी कि रेडियस और हाइट सेम हो गया। अब ये कह रहा है कि उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो 8 और 5 का है, तो उनकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बता देना है दोनों का। देखिए, सबसे पहला बात मैं ये बता दूं आपको कि आपको दिया क्या है, यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात। किसके वक्र पृष्ठ का अनुपात? पहला वाला बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr और h। दूसरे वाले में वक्र पृष्ठ है शंकु का, तो शंकु का क्या होता है? πrl। अब देखो, रेडियस और हाइट बराबर है, इसीलिए मैंने रेडियस और हाइट बराबर होने का मतलब क्या है कि पहले वाले का रेडियस दूसरे वाले के रेडियस के बराबर है और पहले वाले का हाइट दूसरे वाले के हाइट के बराबर है, यही है इसका मतलब। चलो इसमें देखो, अब हमने रेडियस को अगर बराबर रख दिया दोनों का तो पाई से पाई कट जाएगा और आर से आर कट जाएगा, और ये रेशियो हमें 8 बटे कितना दिया हुआ है? 5। इस 2 से अगर हम इसको काट देते हैं तो ये 4 आ जाएगा, यानी कि h/l की वैल्यू कितनी आ गई? 4/5। अब देखो, आपको पता है कि h अगर 4 है, l 5 है, तो रेडियस कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है और इसमें ट्रिपलेट की जरूरत ही होती है। l जो होता है वो r² + h² का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर 4 5 है ये दोनों, तो रेडियस कितना होगा? 3। और हमें क्या बताना था? हमें त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताना था। तो त्रिज्या तो 3 है और ऊंचाई कितना है? 4, यानी कि रेशियो कितना आएगा? 3 और 4 आएगा। ठीक है, 3 और 4 आएगा रेशियो त्रिज्या और ऊंचाई का। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक ठोस तल पर अर्धगोलाकार है, ठीक है, और ऊपर शंक्वाकार है, यानी कि नीचे आधा गोला जैसा चित्र है और ऊपर जो है वो शंकु है। देखो, इसमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं चित्र भी बना देता हूँ। पहले सवाल पूरा पढ़ लेते हैं। यदि दोनों भागों का वक्र पृष्ठ बराबर हो, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो, तो उनके शंक्वाकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई क्या होगी उसके? ठीक है, देखिए चित्र की बात करते हैं पहले। तो ऐसा है कि नीचे हेमीस्फीयर है, यानी कि नीचे एक अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु है, ऐसा दिया गया है इसमें। और ये कह रहा है, देखो, एक ठोस में तल पर क्या है? अर्धगोलाकार है, तो मैंने अर्धगोला बना दिया तल पर, यानी कि नीचे, और ऊपर शंक्वाकार है, यानी कि ऊपर शंकु जैसा है, तो मैंने बना दिया। अब दोनों भागों का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? πrl। अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? तो आप बोलेंगे 2πr²। तो ये बराबर है। अब यहाँ से देखो, रेडियस तो दोनों में सेम होगी, ये बात पता है, तो रेडियस काट लिया हमने, पाई से पाई काट लिया, यानी कि आप बोलेंगे कि एल की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप बोलेंगे कि एल की वैल्यू आ गई हमारे पास 2r। ठीक है, और हमें रेशियो बताना है त्रिज्या और ऊंचाई का। अच्छा, मान लो हम यहाँ से r को अगर 1 मान लेते हैं, या फिर ऐसे लिख लेते हैं रेशियो जब बताना है तो, कि l/r कितना आ गया? 2/1 आ गया। यानी कि अगर
एल होगा 2 तो आर कितना होगा 1। और एच कैसे निकालते हैं आपको पता है, एच निकालते हैं रूट अंडर एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 4 में से एक जाएगा तो 3, यानी कि एच कितना आ गया √3 आ गया। और हमें रेशियो किसका बताना था, त्रिज्या और ऊंचाई का। तो देखो त्रिज्या तो 1 है और ऊंचाई कितना आ गया √3 आ गया, यानी कि 1 √3 ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई अगले सवाल में आपको दिया गया कि एक लंब प्रिज्म का आधार जो है वो 6 है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, लंब प्रिज्म का जो आधार है वो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। यदि प्रिज्म का आयतन जो है वो 108 √3 घन सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। कोई बात नहीं है, देखिए हम कैसे ऊंचाई निकाल सकते हैं। इसके लिए आप सीधा सीधा ये बात समझ लो कि प्रिज्म में आयतन दिया है तो आपको आयतन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और प्रिज्म के लिए मैंने बोला था कि आप किससे रिलेट कर लो, अगर फॉर्मूला आयतन का याद है तो ठीक है, नहीं तो आप रिलेट करो किससे, बेलन से, सिलेंडर से। देखो बेलन में क्या होता है, वॉल्यूम होता है πr²h। ये πr² क्या है, आधार वृत्त है तो आधार का क्षेत्रफल है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल और इंटू में हाइट है। इसका मतलब जो वॉल्यूम होता है वो प्रिज्म का क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई। यही बात अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि वॉल्यूम जो होता है वो बेस का एरिया होता है और इंटू में हाइट होता है। और ये दिया किसके बराबर है आपको, 108 √3 के बराबर दिया है। ठीक है, बेस का एरिया तो हम लिख ही सकते हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और इंटू में साइड का स्क्वायर, साइड है 6 तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 और इंटू में एच, और ये दिया है 108 और √3 के बराबर। तो √3 से √3 कट गया और 36 से ये कट जाएगा, 36 तियाँ 108, तो एच की वैल्यू आ गई 4 तियाँ 12 और 12 अपना आंसर है, ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आएंगे जल्दी से। देखिए भाई अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। उस बेलन की त्रिज्या या ऊंचाई में कितने सेंटीमीटर जोड़ा जाए ताकि उस बेलन का आयतन में भी उतनी ही वृद्धि हो जाए। वापस पढ़ के देखते हैं क्या सवाल बोल रहा है। देखिए भाई आपको इंग्लिश में जो दिया है वहाँ से बात क्लियर है। इंग्लिश में आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स दैट मे बी एडेड आइदर टू द रेडियस और टू द हाइट टू गेट द सेम इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज। मतलब ये है कि एक बेलन की त्रिज्या 10 और ऊंचाई 4 तो दे रखा है, लेकिन ये कह रहा है कि त्रिज्या में कितनी जोड़ी जाए या फिर त्रिज्या में ना जोड़ करके ऊंचाई में कितना जोड़ा जाए। आप त्रिज्या में जितना जोड़ोगे उतना ही अगर ऊंचाई में भी जोड़ दें तो दोनों बार जो वॉल्यूम में वृद्धि होगा वो सेम होगा। यानी कि मान लो त्रिज्या को मैंने 10 बढ़ा दिया, ठीक है, तो जो वॉल्यूम में बदलाव आएगा उतना ही बदलाव आएगा ऊंचाई को भी 10 बढ़ाने से। सीधा मतलब इसका ये है। इसको मैं अगर भाषा में लिखने की कोशिश करूं तो इक्वेशन के फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे। देखो पहले वॉल्यूम की बात की गई है तो वॉल्यूम होता है πr²h। तो देखो पाई आर कितना दिया है 10, 10 में मान लो मैंने x की वृद्धि करी तो ये r² हो गया और इंटू में h कितना दिया है 4, ये वॉल्यूम आएगा। सीधी सी बात है। आयतन होता है πr²h, तो पाई आर में मैंने मान लिया कि x बढ़ाया तो 10 + x हो गया r और इसका स्क्वायर r² के लिए और इंटू में h है 4 तो हमने 4 लिख दिया। अब यही वॉल्यूम कब आना चाहिए था, जब हम त्रिज्या में x ना बढ़ाकर अगर ऊंचाई में x बढ़ाते तो भी वॉल्यूम यही आता। यही सवाल का मतलब है। यानी कि ये पाई और अभी त्रिज्या कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर और h में मान लो इस बार हमने x बढ़ा दिया। ठीक है, यानी कि आप x या तो h में बढ़ाओ या r में बढ़ाओ, दोनों ही कंडीशन में जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो बराबर मात्रा में बढ़ेगा, यही यहाँ पे कहा गया है। बस यहाँ से हमें x की वैल्यू निकाल देनी है। तो पाई तो गया, यहाँ पे कट गया, 4 से 10 का स्क्वायर यानी कि 100 कट जाएगा 25 बार में। तो आ गया अपने पास 10 + x का स्क्वायर बराबर में कितना 25 और इंटू में 4 + x, बस इतना आ गया। और यहाँ से x की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम ऑप्शन वेरीफाई कर लेते हैं। अब देखिए ऑप्शन वेरीफाई करने के लिए आप तो बोलोगे कि यहाँ पे ऑप्शन पहला लगा हुआ है आंसर, तो पहला वेरीफाई करेंगे तो ये आंसर आ ही जाना है। चलो मैं दूसरा ऑप्शन आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने 16 को चेक किया तो आप बोलें कि यहाँ पर अगर x की जगह पर मैं 16 रखता हूँ तो ये बनेगा 26 का स्क्वायर। अब ये बताओ कि 26 का स्क्वायर करके कभी ऐसा नंबर मिलेगा जिसमें 25 आ जाए, 25 का मल्टीपल हो, जो इधर 25 का मल्टीपल चाहिए आपको राइट साइड में, ये बात समझ लो। तो 25 का मल्टीपल चाहिए तो यहाँ पर आपको पता है कि या तो 5 रखेंगे या 5 का मल्टीपल रखेंगे, तो इस दोनों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। फिर आप अगर 25 रखते हो तो ये 35 बन जाएगा। 35 बनने के कारण आपको पता है कि 35 में 7 आएगा, लेकिन इधर 7 नहीं आ रहा है क्योंकि अगर यहाँ पे 25 रखते हो तो ये तो 29 बनेगा और ये गुणा में 25 बनेगा, इधर 7 आ ही नहीं रहा है, यानी कि ये 25 भी आंसर नहीं है। बस अब ऑप्शन ए बच गया।
तो ऐसे आप वेरीफाई करा सकते थे। हालांकि अगर वेरीफाई करना शुरू से शुरू करते तो पहला ऑप्शन ही आपका आंसर आ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक ठोस शंकु को जिसका आयतन है 27 पाई, उसकी त्रिज्या के बराबर ऊंचाई उसकी के बराबर त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक खोखले बेलन में रख दिया जाता है। ठीक है, दोनों के बीच रिक्त स्थान को भरने के लिए कितना पानी चाहिए ये आपको बताना है। वापस पढ़ देता हूं सवाल। यदि एक ठोस शंकु जिसका आयतन है 27 पाई, उसकी बराबर त्रिज्या यानी कि उसका जितना त्रिज्या है उतना ही त्रिज्या और उतना ही ऊंचाई वाला एक खोखला गोला उस बेलन में रख दिया जाता है। ठीक है, आप ऐसे बात समझ लो, एक खोखले बेलन में रखा जाता है। क्या बात है, आप पूरा पूरा समझ लो, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक शंकु है। कैसा शंकु है? जिसका वॉल्यूम जो है वो 27 पाई है। अब इस शंकु को इसी के बराबर त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक खोखले बेलन में रख दिया जाता है। यानी कि ये एक मान लो बेलन है, बड़ा सा बनाते हैं ऐसा। ये मान लो हमारे पास सिलेंडर है, इसी सिलेंडर में इसको रख दिया जाता है और ये दिया है कि इसकी हाइट जितनी है उतनी ही हाइट सिलेंडर की है और इसकी जितनी रेडियस है उतना ही रेडियस है सिलेंडर की। अब इसमें इस शंकु को उठा के ऐसे रख दिया जाता है। अब ये पूछ रहा है कि जो खाली स्थान बच गया, खाली स्थान कौन सा बच गया? देखो, ये जो खाली भाग बच गया इस शंकु को छोड़ के, उसका आयतन क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो ये बात आप समझ लो कि जब भी ऐसा कंडीशन हो, बहुत ध्यान से बात समझना कि एक ये बेलन है मान लो, और इस बेलन के अंदर अगर शंकु रखा जाए इस तरीके से, जिसका जो आधार है वो सेम है इसके और हाइट भी सेम है, तो ऐसे कंडीशन में जो वॉल्यूम बढ़ता है, डिवाइड होता है, वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होता है। इक्वल रेशियो में डिवाइड होने का मतलब इस शंकु का अगर आयतन 1 है तो खाली स्थानों का इन दोनों का आयतन भी 1-1 होता है। ये ध्यान रखिए, लेफ्ट साइड वाले का भी 1 होगा और राइट साइड वाले का भी 1 होगा। अब यहाँ पर हमें ऐसे कंडीशन में दे क्या रखा है, हमें शंकु का आयतन दे रखा है। शंकु का आयतन का मतलब 1 यूनिट का आयतन हमें दिया है, 1 यूनिट का वैल्यू 27 पाई दिया है और हमसे जो स्थान खाली है उसका आयतन पूछ रहा है। तो खाली स्थान का आयतन है 2 यूनिट, 1 और 1 2 यूनिट। अब 1 अगर 27 है तो 2 किसके बराबर होगा? 54 के बराबर होगा और 54 पाई अपना आंसर होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। एक और बात इसके साथ साथ आप ध्यान रखिए कि अगर इसी बेलन में हम अगर गोला डालते ऐसे, ठीक है, यानी कि स्फीयर डालते, तो ऐसे कंडीशन में स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 2 यूनिट होता है और जो खाली स्थान बचता है उसका रेशियो कितना होता है? उसका वॉल्यूम 1 यूनिट होता है। ये ध्यान रखना। मैं वापस आपको लिख के बता देता हूँ कि मैंने क्या बताया आपको ध्यान रखने के लिए, कि अगर बेलन के अंदर हम शंकु को डालते हैं ऐसे, जिसकी हाइट और रेडियस इसके बराबर है, तो ऐसे कंडीशन में शंकु का अगर आयतन 1 है तो बेलन का जो खाली भाग बचता है उसका आयतन भी 1-1 होता है, इक्वल इक्वल होता है, या डायरेक्ट आप 2 भी याद रख सकते हैं कि 2 होता है उनका। यही काम होता है। ये चीज़ उलट जाता है कब? जब इसमें आप बेलन के अंदर अगर आप गोला रखते हो, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम वाला अगर गोला रखते हो जो इसमें पूरा पूरा समा जाए, तो ऐसे कंडीशन में गोले का अगर आयतन 2 होता है, यूनिट में मैं बात कर रहा हूँ, रेशियो में गोले का आयतन 2 होता है, तो इन खाली स्थान का आयतन 1 होता है। ये ध्यान रखना। अब यहाँ से मैंने सीधा बोल दिया कि शंकु का आयतन 1 के बदले अगर 27 दिया है तो जो शेष भाग बच गया वो तो 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 54 पाई हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक खेल का मैदान जो है वो आयताकार है। उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 1000 रुपया खर्च किया गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है और उस मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग मीटर उसी दर से अभी खर्च करने में और कितना पैसा लगेगा, और कितना नहीं, कुल खर्च बताना है। आप वापस समझ लो सवाल में क्या है कि एक आयताकार मैदान है यानी कि खेत है, अब उसको इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 1000 रुपया खर्च कर दिया गया। अब ये कह रहा है कि यदि उसकी चौड़ाई जो है वो है 50 मीटर और उसकी लंबाई 20 मीटर अब बढ़ा दी जाए, तो 20 मीटर लंबाई बढ़ जाने के बाद उसमें टोटल खर्च कितना आएगा उसी हिसाब से। आसान सवाल है। देखिए, आप पहले ये बात समझ लो कि एरिया में कितना वृद्धि हो रहा है। ठीक है, पहले से तो हमें पता है कि 1000 रुपया खर्च हुआ है। अब जितना एरिया बढ़ा होगा उसको हम 25 से गुना कर लेंगे और देख लेंगे कितना रुपया और बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम एरिया में ये देखते हैं कि एरिया में जो वृद्धि है वो वृद्धि किसके बराबर होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। तो चौड़ाई है 50 और लंबाई 20 बढ़ाया गया है, यानी कि 50 दूना हो गया 100 और इस पर 1 जीरो और 1000 मीटर स्क्वायर एरिया को बढ़ा दिया गया है। अब एरिया अगर 1000 मीटर बढ़ गया तो जो अब पैसा लगेगा और कितना ज़्यादा लगेगा, खर्च कितना ज़्यादा होगा, और बताइए 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो है वो 25 पैसे है।
तो इसको हम 25 से गुना करा लेंगे, 25 और गुणा में ये 1000, तो ये रुपया में कितना बन जाएगा, देखो ये पैसा है 100 से डिवाइड कर लो तो ये रुपया में बन जाएगा 250। इसका मतलब 250 रुपये और लगेंगे। 1000 पहले से लग रहा था, 250 और, यानी कि 1250 रुपये हो गए, ऑप्शन ए। देखें दोस्त, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की भूमि, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की एक भूमि है जिस पर 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। यह मानकर कि 50% वर्षा की बूंदें एकत्रित करके, यानी कि जितनी वर्षा हुई है उससे जितना पानी वहाँ पर एकत्रित हुआ है उसमें से 50% का इस्तेमाल करके यदि एक 100 मीटर गुना में 10 मीटर आधार वाले एक ताल में जमा किया जाता है, यानी कि पुल में जमा किया जाता है, तो उस पुल की पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा, यानी कि उसकी हाइट में कितना वृद्धि होगा, ये बताना है। बहुत ध्यान से बात आप समझिएगा। वर्षा 2 सेंटीमीटर होने का मतलब क्या है। सबसे पहला बात कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया दे रखा है 1 वर्ग किलोमीटर, तो हम मान लेते हैं कि लेट से ये स्क्वायर है। ठीक है, हाइट, हालांकि यहाँ पे चित्र की ज़रूरत है नहीं, आप चित्र से बात लेकिन समझ लो। इसका लेंथ कितना होगा, इसकी साइड कितनी होगी, 1 किलोमीटर, क्योंकि स्क्वायर का साइड अगर 1 किलोमीटर होगा, ठीक है, तभी तो उसका एरिया आएगा 1 किलोमीटर। साइड का स्क्वायर होता है। लेंथ और ब्रेथ अगर दोनों आप लिखें, लंबाई चौड़ाई, तो चौड़ाई भी एक ही होगा, यहाँ पर 1 किलोमीटर ही होगा, तभी जाकर के एरिया 1 बनेगा। एरिया 1 दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अब इसमें 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। 2 सेंटीमीटर का मतलब वर्षा जो हुई है उसकी हाइट 2 है। ठीक है, ऐसे आप इसको अगर मिला करके ऐसे बनाते हो, 1 मिनट, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, आप ऐसे समझ लो चित्र में कि ये हो गया, ये अपना हाइट होगा। एक बार चित्र पहले बना लेने दो। यस, ये जो आपका बन रहा है ये वाला छोटा वाला पार्ट, यही 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको। ठीक है, यानी कि एक क्यूब या फिर क्यूबाइड तरह का समझ लो आप, घन या घनाभ तरह का ये कंडीशन बनेगा। इसमें हाइट जो है वही 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर हाइट तक वर्षा हुई है। अब इसमें जितना पानी आ रहा है इसमें उसका 50% इस्तेमाल किया गया है एक पुल को भरने में, तो पुल की हाइट कितना बढ़ेगा ये बताना है। तो आसान सा बात है, यहाँ से हम लिख देते हैं। देखो इसमें कितना पानी आएगा पहले आप बताओ। मीटर में हम लिखते हैं तो आप बोलेंगे पानी का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्योंकि ये एक घन जैसा बन रहा है, घनाभ जैसा, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई लिखेंगे। तो लंबाई 1 किलोमीटर था, इसको हम किस चीज़ में चेंज कर लेते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 1 किलोमीटर के बदले 1000 मीटर बन गया। और गुना में चौड़ाई के बदले भी हमने 1000 मीटर लिख दिया। ऊंचाई के बदले में 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल के हमने 100 से डिवाइड कर दिया ताकि ये मीटर में बन जाए। इतना पानी आएगा इसमें, लेकिन इसका 50% ही इस्तेमाल करना है। 50% का मतलब आधा, तो हमने आधा से गुना कर दिया इसका इस्तेमाल करके। और आपको एक टैंक भरना है या पुल भरना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है, तो उधर भी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई लिखेंगे। लंबाई है 100 और चौड़ाई है 10 और इंटू में हाइट हम लिख देते हैं उसका h। अब यहाँ से आप काट लो, देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, बाकी की 1000 से ये पूरा 1000 कट जाएगा और कुछ रह नहीं गया। तो कितना आंसर आएगा हमारे पास कि और कुछ है, इस 2 से 2 कट गया ना, तो आंसर h बराबर अपना कितना आ गया, यहाँ पे 10 बचा तो 10 आ गया, 10 मीटर। यानी कि हाइट कितनी बढ़ेगी, 10 मीटर बढ़ेगी और कुछ नहीं। चलिए, आशा है कि आपको बात समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, बिल्कुल भी भूलें ना इस बात को। देखिए भाई, इस सवाल में आपको दिया गया है सवाल नंबर 14 में कि एक बेलनाकार डिब्बे में जिसका आधार क्षैतिज है और जिसकी आंतरिक त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर है, उसमें पर्याप्त पानी है, यानी कि उसमें कुछ पानी है मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि अतः जब उसके भीतर एक ठोस गोलक रखा जाता है, यानी कि एक स्फीयर उसके अंदर रखा जाता है, तो वह पानी उस गोलक को ढक लेता है। ठीक है, ढक लिया। वह गोलक भी उस डिब्बे में पूरी तरह फिट बैठता है। तो आपको बताना है कि उस गोलक के रखने से पहले उस डिब्बे में पानी की गहराई कितनी थी। देखिए, सवाल की लैंग्वेज भले ही लंबी है लेकिन इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं। आपको क्या क्या दिया है ये बात समझिए। एक तो गोलक है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा गोलक नहीं, पहले हम बेलन बनाते हैं। बेलनाकार डिब्बा हो गया, ये ऐसा मान लेते हैं डिब्बा है अपने पास बेलनाकार। अब कह रहा है कि इसके अंदर एक गोलक डाल दिया गया, यानी कि एक स्फीयर डाल दिया गया और वो स्फीयर इसके अंदर फिट बैठ रहा है। चलिए, फिट बैठ भी गया। अब फिट बैठने से क्या बात हमें समझनी पड़ेगी। फिट बैठने का मतलब कि गोलक का जो व्यास होगा, देखिए गोलक का व्यास ये वाला हो गया। गोलक का जो व्यास होगा डायामीटर, वो किसके बराबर होगा, बेलन की ऊंचाई के बराबर होगा, बताइए होगा कि नहीं। और गोलक की जो त्रिज्या होगी वो बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी।
अब यहाँ पर मैं हाइट की बात करूँ अगर, तो आप बोलेंगे कि गोले का जो त्रिज्या है वो बेलन की त्रिज्या के बराबर ही है, और त्रिज्या अगर 3.5 है तो उसका व्यास कितना होगा, इसका डबल होगा यानी कि 7 होगा। और व्यास के बराबर हाइट है तो हम यहाँ से हाइट कितना लिख सकते हैं कि 7 है हाइट इस बेलन की। अब हाइट 7 आ गया, और रेडियस हमें पता है कि रेडियस कितना होना है, 3.5 होना है। रेडियस दोनों का इक्वल है। अब देखो जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h इसका, ठीक है, किसका, बेलन का। और दूसरे वाले में जो वॉल्यूम होता है गोले में वो होता है 4/3 और πr³। लेकिन इसमें एक बात आप समझ लो यहाँ पर, चलो इनको हटाओ, पहले फॉर्मूला की बात तो हटा ही लेते हैं। पहले आप ऐसे समझो कि इस कंडीशन में मैंने एक बात आपको बताई थी कि जब भी गोला फिट बैठ जाए बेलन के अंदर, तो मैंने पिछले सवाल में बताया था कि ऐसे में गोले का वॉल्यूम 2 होगा तो जो खाली स्थान बच गया उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 होगा। ये बात मैंने अभी आपको पिछले सवाल में बताई थी। अब ये बात समझ लो, अब मैं वॉल्यूम की बात यहाँ पर कर लेता हूँ। स्फेयर यानी कि गोले का वॉल्यूम अगर 2 होना है तो जो खाली स्थान बच गया यानी कि वाटर, उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 होगा। अब आप देख रहे हैं कि रेडियस दोनों में सेम है। अगर रेडियस सेम है तो जो वॉल्यूम डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एच पे, हाइट पे केवल डिपेंड करेगा। ठीक है, πr² होता है, और रेडियस दोनों में अगर सेम ही हो गया तो वॉल्यूम डिपेंड करेगा हाइट में। आपको पता है कि हाइट जो होता है वो गोले में उसकी व्यास के बराबर हाइट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ व्यास की बराबर, हाँ व्यास के बराबर ही होता है। चलो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो वॉल्यूम की रेशियो आ गई वो 2:1 आ गई। यानी कि अगर गोले का आयतन 2 है तो खाली स्थान जो है पानी उसका आयतन 1 है, और इसी आयतन के रेशियो में उसका हाइट भी चेंज होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब टोटल की हाइट हमें पता है कि 7 है, यहाँ से ये टोटल कितना है, 3 है, लेकिन हाइट टोटल कितना दे रखा है, 7। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, वॉल्यूम का जो रेशियो है उसी रेशियो में डिवाइड कर रहा हूँ हाइट को, क्योंकि यहाँ पर रेडियस सेम है, दोनों का त्रिज्या सेम है। त्रिज्या सेम होने पर जो वॉल्यूम का रेशियो है, आयतन का अनुपात है, उसी अनुपात में हाइट बटेगा। तो हाइट यहाँ पर टोटल 7 है, जिसकी वैल्यू यूनिट में 3 और 2 और 1 3 के बराबर है। और हमें वाटर का बताना है हाइट, तो देखो 3 की वैल्यू अगर 7 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 7/3, और यही अपना आंसर है। आशा है कि आप बात समझ पाए होंगे। मैंने क्या समझाया, मैंने आपको सीधा सीधा बोल दिया था। ये बात तो पहले से बता रखा था कि जब गोला पूरा पूरा फिट हो जाएगा अगर, तो ऐसे कंडीशन में गोला का आयतन अगर 2 होगा तो खाली भाग का आयतन 1 होगा। ठीक है, खाली भाग का मतलब जो पानी है वो। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि स्फीयर का अगर वॉल्यूम 2 है तो खाली भाग यानी कि पानी का वॉल्यूम 1 हो गया। और मैंने ये बोला कि रेडियस दोनों में सेम है, तो रेडियस सेम होने के कारण जो हाइट डिवाइड होगा वो वॉल्यूम के रेशियो में ही डिवाइड होगा, या फिर ऐसे आप कह सकते हो कि हाइट का जो रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा, क्योंकि रेडियस तो दोनों में सेम होना है। ठीक है, तो ऐसे में मैंने बोल दिया कि टोटल हाइट यहाँ पर 2 और 1 3 है, लेकिन सवाल में टोटल 7 था, 3 की वैल्यू 7 है, तो 1 की वैल्यू 7/3, और वही हमें वाटर वाली बतानी थी। चलिए, आशा है कि बात आप समझ गए होंगे। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 गुनी बढ़ा दी जाती है। 6 यहाँ पर बढ़ा नहीं होगा वरना सवाल अलग हो जाएगा, 6 गुनी कर दी जाती है, ये देखिए। ठीक है, ऐसे है कंडीशन यहाँ पर कि एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 गुनी कर दी जाती है, और उसके आधार में उसके मान का 1/9 भाग कम कर दिया जाता है। यानी कि आधार जो है वो 1/, देखो आधार में कम करने का मतलब एरिया है, इंग्लिश में बेस एरिया लिखा हुआ है, हिंदी में भी आधार का क्षेत्रफल लिखना चाहिए था, लेकिन केवल आधार के मान में। अब आधार के मान में आप क्या समझोगे, आधार के मान का मतलब आधार के क्षेत्रफल को 1/9 भाग कम कर दिया जाता है, तो आपको बताना है कि पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने आपको शुरू में बोला था कि r/h पर डिपेंड करता है, क्योंकि 2πrh होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, और 2πrh में 2π जो है वो कांस्टेंट है, इसीलिए r और h के गुणनफल पर डिपेंड करता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखो r का अगर मैं रेशियो लिखना चाहूँ तो मुझे एरिया का पता है, एरिया का जो रेशियो है वो 1/9 भाग कम कर दिया जाता है। जो एरिया है आधार का क्षेत्रफल यानी कि πr² वो 1/9 भाग कम कर दिया जाता है, यानी कि एरिया पहले 9 था तो अब कितना हो गया, 9 से ये 1 हो गया कम होकर के। अगर एरिया 9 से 1 हो गया तो त्रिज्या का रेशियो क्या होगा, 9 का वर्गमूल आप निकालोगे तो 3 और 1 बनेगा। ये बात तो आपको पता होगा कि त्रिज्या के लिए हम रेशियो के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, तो एरिया अगर 9 से 1 हो गया है तो त्रिज्या 3 से 1 हुआ होगा, और ऊंचाई का आपको पता है 6 गुना हुआ है, यानी कि 1 से 6 हुआ है। और जो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का रेशियो आता है वो r/h से आता है, तो मैं r और h को गुना कर देता हूँ, 3 एकम 3 और ये 6 एकम 6, यानी कि कटाएंगे तो 3 दूना 6 यानी कि 1 से 2 हो जाएगा।
वक्र पृष्ठ 1 से 2 होने का मतलब 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। क्या समझाया मैंने बोला कि अगर एरिया 9 से 1 हो रहा है यानी कि त्रिज्या 3 से 1 होगा और हाइट 6 गुनी की गई है यानी कि 1 से 6 गुने 6 कर दिया गया है और आपको ये बताना है कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो मैंने आर और एच का गुणनफल निकाल लिया और ये 3 दूना 6, 1 और 2 का रेशियो आ गया यानी कि पहले अगर वक्र पृष्ठ 1 होगा तो आज 2 होगा यानी कि 2 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। देखिए अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन है 1232 सेंटीमीटर क्यूब और उसकी जो हाइट है वो है 24, तो उसका वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया आपको बताना है, सी ए से बताना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता है पाई आर एल होता है, यानी कि हमें चाहिए आर और एल की वैल्यू तभी हम निकाल पाएंगे आंसर। ठीक है, चलिए अब देखो जैसे मैंने बोला था कि 11 का मल्टीपल चेक करने वाले लोगों का क्या होगा इसमें। देखो इसको छोड़ करके सारे के सारे 11 से कटने वाले हैं, सारे ऑप्शन से 11 से कट जाएंगे यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं है, आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। आपको वॉल्यूम दिया है 1232, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर और इंटू में एच कितना है हमारे पास 24 है और ये दिया कितना है 1232 दिया है। अब यहाँ से मैंने 3 से इसको काट लिया, 3 अट्ठे 24, 8 से अगर इसको काटते हैं तो 8 एक बार में, 4 और 3 तो 8 पच्चे 40 और 8 चौके 32। अभी देखो इधर पाई आर स्क्वायर है और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 154 आ गई यानी कि आर कितना हो गया 7 हो गया। सीधी सी बात है, ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे कि पाई आर स्क्वायर बराबर अगर 154 बच गया इसका मतलब रेडियस कितना है 7 है। अब रेडियस 7 है और हाइट कितना है हमारे पास 24 सवाल में दिया था, इसका सीधा मतलब है कि एल कितना होगा 25 होगा, क्योंकि 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है। 7 24 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, इसीलिए अगर रेडियस 7 है और हाइट है 24 तो एल कितना आ जाएगा, तिर्यक ऊंचाई कितना आ जाएगा, स्लांट हाइट आएगा अपने पास 25। अब अगर स्लांट हाइट 25 है और हमें बताना क्या है, हमें बताना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अगर एल हमारे पास 25 है तो आंसर 25 से कटने वाला ही आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि पाई में तो नीचे 7 आना है। तो एल अगर 25 है तो 25 से कटने वाला आंसर होगा, चेक कर लो। 25 से कटने का मतलब लास्ट का 2 अंक 25 से का गुणनफल होना चाहिए। इसमें नहीं कट रहा है, यहाँ नहीं कट रहा है, यहाँ नहीं कट रहा है, ऑप्शन बी है जिसमें का लास्ट का 2 अंक 25 से कट जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल में आएंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि एक वृत्त और एक आयत का परिमाप समान है, यानी कि पेरीमीटर एक रेक्टेंगल का और एक सर्कल का सेम है। परिमाप समान है, आयत की भुजाएं यानी कि लंबाई चौड़ाई आपको दी हुई है और वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। चलो जो समान दिया है वहाँ से बात शुरू कर लेते हैं। परिमाप समान होने का मतलब, वृत्त में परिमाप का मतलब परिधि होता है यानी कि सरकमफ्रेंस, तो वो हो गया 2 पाई आर वृत्त के लिए। और आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई और प्लस में चौड़ाई। तो 2 और इंटू में लंबाई और प्लस चौड़ाई दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास आ जाएगा 8 6 14 और 10 44, 44 आ गया यहाँ पे। अब देखो आपको ये बात पता है दोस्त कि आप यहाँ से या तो काट ही लो सीधी सीधी। अगर 2 पाई आर आपको ये पता है, ये बात स्टैंडर्ड अगर आपने पढ़ा होगा कि सर्कल में स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है, अगर परिधि सर्कल का 44 होता है तो रेडियस 7 होता है। ये बात पता है कि नहीं आपको, परिधि 44 होने पर रेडियस 7 होता है, लेकिन परिधि यहाँ पर 2 गुना है, 44 का डबल है यानी कि रेडियस भी 7 का डबल आएगा। तो रेडियस कितना आ गया अपने पास 14 आ गया, या फिर आप काट पीट के ला लो 14, कोई बात नहीं है। ठीक है, रेडियस 14 आ गया। रेडियस 14 आने के बाद हमें बताना क्या है यहाँ पर, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त के क्षेत्रफल में भी आपको पता है कि रेडियस 7 होता तो क्षेत्रफल 154 होता, लेकिन रेडियस डबल है तो एरिया 4 गुना होगा। 4 से गुना कर लो, 4 चौका 16, लास्ट यूनिट 6 आएगा, लास्ट वैल्यू ऑप्शन सी डी, लास्ट में 6 इसी में है, या गुना ही कर लो तो 616 आ जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अपने पास दिया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा देने पर उसका क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो उस वृत्त की मूल त्रिज्या क्या रही होगी। सबसे पहला बात कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ाने का मतलब है, मान लो पहले मूल त्रिज्या R1 था और बाद में R2 हो गया बढ़ाने के बाद, तो एक बढ़ाया गया है, इसका सीधा मतलब है कि R2 माइनस में R1 कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका मतलब यही ना हुआ, आप R2 करने का मतलब R1 से 1 बढ़ा रहे हैं तो R2 आ रहा है, यानी कि R1 प्लस 1 है किसके बराबर, R2 के बराबर। इसका सीधा मतलब है कि R2 माइनस R1 कितना होगा, 1 होगा। और दूसरी तरफ आपको दिया है कि क्षेत्रफल में 22 बढ़ जाता है, क्षेत्रफल में वृद्धि का मतलब पाई और R2 का स्क्वायर और माइनस में पाई और R1 का स्क्वायर, तो हम पाई को कॉमन ही रख देते हैं। पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये 22 दिया हुआ है, यही आपको दिया है, आपको पता है
ये बात पता है कि नहीं? 22 के बदले मैं 7 पाई रख सकता हूँ, ये मैंने शुरू में ही बताया था। इसके बदले में अगर मैं 7 पाई रख दूँ तो पाई से पाई कट जाएगा, और R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, R2 प्लस R1 और इंटू में R2 और माइनस में R1, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये किसके बराबर हो गया, 7 के बराबर हो गया। सीधी सी बात है, मैंने 22 के बदले में 7 पाई रख दिया तो पाई से पाई गायब हो गया और 7 बच गया। अब अगर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर 7 था, तो इसको मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ा, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर आ गया, 7 के। अब इसमें आपको ये पता है कि ये वाली जो वैल्यू है दोनों का अंतर, ये तो 1 के बराबर है। अगर ये 1 के बराबर है तो ये वाली किसके बराबर होगी, 7 के बराबर होगी। और ये 7 के बराबर है, इसका मतलब R2 प्लस R1 कितना है, 7। अब दो वैल्यू ढूंढ लो जिनको घटाने पर 1 आए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो ये तो काफ़ी इजी है, 4 और 3 होगा, जोड़ने पर 7 आएगा और घटाने पर 1 आएगा। यानी कि R2 कितना है, 4 है बाद वाला, और शुरू वाला कितना है, R1 3 है। तभी तो 1 बढ़ाने पर ये 4 बना है। और हमें मूल त्रिज्या बताना है, यानी कि शुरू वाला त्रिज्या बताना है, तो ये कितना होगा, 3 होगा। 3 अपना आंसर है। आगे बढ़ेंगे। देखें दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक वर्गाकार आधार वाले एक लंब प्रिज्म की ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है। यदि उस प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 608 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना होगा। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है उसको शॉर्ट में हम टी ए से लिख देते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, आपको पता है 2 गुना में बेस का क्षेत्रफल यानी कि आधार का क्षेत्रफल, 2 इंटू में बेस का एरिया, और प्लस में होता है कर्व्ड सरफेस एरिया सी ए से। इस बात को हिंदी वाले लोग ऐसे समझेंगे कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस में 2 गुना में आधार का क्षेत्रफल, ये होता है। ठीक है, आप देख लो, अगर बेलन होता है हमारे पास तो हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं कि नहीं, 2 पाई आर एच और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है टोटल सरफेस एरिया। इसमें से 2 पाई आर लोग कॉमन ले लेते हैं तो अंदर एच प्लस आर रह जाता है। तो ये वही बात है कि नहीं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस में 2 गुना में आधार का क्षेत्रफल। यही बात मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये कितना है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया जो होगा प्रिज्म का वो होगा 2 इंटू में बेस का एरिया और प्लस में सी ए से, सी ए से का मतलब है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हमें टी ए से दिया है टोटल सरफेस एरिया 608 दिया है, तो मैं ये लिखूंगा पहले 2 और गुना में बेस का क्षेत्रफल कितना होगा, बेस यानी कि आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा है, वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। अब वर्ग की भुजा हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं ए है, तो ए का स्क्वायर 2 इंटू में ए का स्क्वायर मैंने लिख दिया। ठीक है, यानी कि 2 और इंटू में बेस एरिया हो गया वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, और प्लस में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच। यहाँ से आप बात समझ लो, 2 पाई आर है परिमाप और इंटू में हाइट। परिमाप इंटू में ऊंचाई होता है, तो मैं सी ए से के बदले क्या लिख लूँगा, परिमाप। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू में भुजा तो 4a हो गया, और इंटू में हाइट, हाइट कितना दिया है सवाल में, 15 दिया है। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं कि मैंने क्या लिखा। मैंने दोस्त यहाँ पर बोला कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 2 गुना में बेस का एरिया और प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। और इसमें मैंने 2 लिख दिया, और बेस का एरिया एक वर्ग था तो वर्ग के क्षेत्रफल के लिए ए स्क्वायर कर दिया। फिर जो सी ए से होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो 2 पाई आर एच का मतलब 2 पाई आर तो परिधि हो गया और एच क्या हो गया, हाइट। यानी कि परिधि का मतलब परिमाप गुना ऊंचाई होता है, तो वर्ग है इस बार, तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4a, और हाइट 15 दे रखा है, और ये सब किसके बराबर है, 608 के बराबर है। अब जो कटने लायक है उसको आप काट दीजिए। देखो ये 2 से काट लेते हैं, ये 2 बार में कट जाएगा, और ये 2 से कटेगा 304 टाइम्स, और अपने पास आ गया ए स्क्वायर, और प्लस में ये 15 दूना 30a, और फिर माइनस का 304, और बराबर हो गया 0। अब इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा। अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ से तो ए की वैल्यू ये टूटेगा। देखो 304 लाने के लिए आप 30 को तोड़ोगे 38 और माइनस में 8 करके, 38 माइनस 8 करोगे तो 38 में से 8 जाएगा तो 30 भी आएगा, और 38 अट्ठे 304 भी आ जाएगा। यानी कि ए की वैल्यू तो पॉजिटिव आनी है तो 8 होगा, क्योंकि ये दूसरे साइड जाके पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। और हमें बताना था प्रिज्म का आयतन। आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आधार का क्षेत्रफल और इंटू में ऊंचाई। देखो पाई आर स्क्वायर एच मैं आपको बोला था कि प्रिज्म के टाइम पर हमें किससे रिलेट करना है, बेलन से रिलेट करना है। तो पाई आर स्क्वायर एच मैं बोल रहा हूँ तो आप ये मत समझ जाना कि आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच लगाना है। पाई आर स्क्वायर एच से मैं रिलेट कर रहा हूँ। पाई आर स्क्वायर एच का मतलब मैं ये समझूंगा कि पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई लिखना है मुझे। ठीक है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे अगर बतानी है ये बात कि आयतन कितनी होगी, तो मैं आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई लिखूंगा। आधार का क्षेत्रफल तो ए स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में ऊंचाई 8 होगा, सॉरी
आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर और इंटू में ऊंचाई कितना है 15। यहाँ 15 आने का मतलब आंसर 3 और 5 से कटेगा, 3 से कटने वाला केवल ऑप्शन सी है, बाकी का अता पता नहीं है, बाकी कोई भी 3 से नहीं कटेगा आपका। आप 8 से भी कटने वाला चेक कर सकते थे, लेकिन 8 में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए 3 का मल्टीपल ढूंढ लो। अब देखो जैसे ही मुझे ये पता चला कि ए की वैल्यू 8 है, तो मैं ये डायरेक्ट भी कह सकता था कि ए अगर परफेक्ट नंबर आ गया, ये बटा में नहीं है, इसका मतलब जो ए है और एच है दोनों से कटने वाला ही आंसर मिलेगा। ए अगर 8 है तो 8 से कटने वाला मिलेगा, और एच 15 है तो 15 से कटने वाला आंसर मिलेगा। 15 से कटने का मतलब 3 का मल्टीपल होगा, और 3 का मल्टीपल ऑप्शन सी है। आते हैं आज के लास्ट सवाल पे, सवाल नंबर 20 पे। देखते हैं इसमें क्या दिया गया है आपको। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको बोला गया है कि एक ठोस अर्धगोला है, यानी कि हेमीस्फीयर है, जिसका आपको वॉल्यूम दे रखा है, आयतन दे रखा है 19,404। उसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। आपको पता है कि तरीका क्या है, लेकिन कैलकुलेट करना सबसे बड़ी बात, कैलकुलेशन लंबी जा सकती है। देखो हेमीस्फीयर का जो आयतन होता है अर्धगोला का, वो 2/3 और पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, पाई आर और क्यूब, और ये दे रखी है आपको 194 और फिर 04, और हमें बतानी है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि गोले का जो अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है। यहाँ से एक बात तो हम समझ पा रहे हैं कि ये 3 का मल्टीपल होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? हमें जो आंसर निकालना है वो 3 पाई आर स्क्वायर निकालना है, और इसमें ये बात फिक्स है कि ये 3 से कटेगा ही कटेगा। लेकिन एक बात और, ये डर है कि कहीं आर में नीचे 3 ना आ जाए। अगर आर में नीचे 3 आ गया तब तो ये 3 से कटेगा नहीं, सीधी सी बात है। अगर मान लो आर की वैल्यू 1/√3 आ गई, तब तो ये 3 से कटने से रहा, क्योंकि इसका स्क्वायर ही 3 बन जाएगा और 3 साफ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो यहीं से आप 3 का मल्टीपल ढूंढ लो, और ऑप्शन ए आपको मिल जाएगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस 3 से नहीं कट रहे हैं। ठीक है, अगर समय की कमी है तो आप यही काम करना, डायरेक्ट 3 के आंसर 3 से कटने वाला आंसर ढूंढ लो, बात खत्म। चलिए फिलहाल अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि और क्या हम तरीका इसमें आजमा सकते थे। अब देखिए इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि आर में 3 नहीं है, यही हम काम करते हैं। पूरा सॉल्व करने से अच्छा है कि हम ये वेरीफाई कर लें कि आर में 3 है कि नहीं है। अगर आर में 3 निकला तभी बनाने की जरूरत पड़ेगी, वरना हम डायरेक्ट चेक कर लेंगे कि 3 से कटने वाला कौन सा है। तो इसके लिए यहाँ पर एक बात समझो आप, ये जो आ रहा है वैल्यू, ये परफेक्ट वैल्यू है, यानी कि ये इंटीजर पार्ट है। ये इंटीजर कब हो सकता है, जब यहाँ पर आर, देखो अगर इसको मैं लिखूँ, इसको आगे लिखूँ ऐसे कि ये 2/3 है, पाई का मतलब 22/7 है, और यहाँ पे मैं आर क्यूब छोड़ दूँ। अब देखो ये जो वैल्यू इस साइड आ रही है, इंटीजर आ रही है, यानी कि इसके बटा में कुछ नहीं है, ना ही ये पॉइंट में वैल्यू दी हुई है, ये डायरेक्ट आपको इतनी दे रखी है, यानी कि ये पॉइंट में भी नहीं है, बटा में भी नहीं है। अब इसका सीधा मतलब है कि आर इस 3 और 7 को घटाएगा, आर में ऐसा कुछ आएगा, 7 और 3 का मल्टीपल होगा आर, तभी तो ये 3 और 7 को कटा देगा, तो सीधी वैल्यू आपको प्राप्त होगी राइट साइड में। LHS में ये बटा वाला 3 और 7 कट जाएगा आर के द्वारा, तभी तो राइट साइड में आपको पूरी पूरी वैल्यू प्राप्त होगी, उसके बटा में कुछ नहीं आएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर ये बात समझ पा रहे हैं तो इतना हम कह सकते हैं कि आर की वैल्यू चाहे जो हो, लेकिन वो 3 और 7 का मल्टीपल जरूर होगा, 3 से और 7 से कटने वाला होगा। अब देखो आर के बटा में कुछ नहीं आएगा, ये बात फिक्स हो गया। ठीक है, आर के बटा में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट वैल्यू है। और अगर आर के बटा में कुछ नहीं आएगा, आर खुद 3 से कटने वाला है, तो आंसर तो 3 से ऑलरेडी कट रहा था, आर भी 3 से कट रहा है, यानी कि आंसर अब 9 से भी कटने वाला होगा, ये बात भी आप कह सकते हैं, और साथ में 7 से भी कटेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट 3 का मल्टीपल ही हम ढूंढ चुके हैं, और ये 9 से भी कट जाएगा अगर आप 9 से ढूंढते हैं तो ऑप्शन ए जो है वो अपना सही उत्तर है। ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सारे तरीके आपको आजमाने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे आज का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 21, इसमें आपको बोला गया है कि एक आयताकार मैदान की चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वो 3:4 का है। उस मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 1/12 हेक्टेयर है, तो उस मैदान की चौड़ाई कितनी है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, चौड़ाई बतानी है। देखो यहाँ पे एक गलती आप मत करना कि जैसे मैंने खुद रेशियो में ये बात पढ़ाई है, और बहुत लोग भी बताए होंगे कि अगर चौड़ाई का मान रेशियो में 3 है तो आंसर 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से कटता कब? जब यूनिट सेम रहता है। यहाँ पर क्षेत्रफल हेक्टेयर में है और यहाँ हेक्टेयर में ही आपको दिया रहता है ऑप्शन, तब हम 3 का मल्टीपल ढूंढते हैं, लेकिन क्षेत्रफल तो हेक्टेयर में है और ऑप्शन है मीटर में, इसीलिए हम 3 का मल्टीपल ढूंढेंगे तो गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि जो चौड़ाई है वो 3x है और लंबाई है 4x, तो क्षेत्रफल कितना बनेगा? आयत का 3x गुना में 4x, 12x का स्क्वायर बनेगा क्षेत्रफल, यही बनेगा। और क्षेत्रफल दिया कितना है आपको? 1/12 दिया है। अभी देखो 1/12 हेक्टेयर में है, इसको मीटर स्क्वायर में लाने के लिए आपको 10,000 से गुना करना पड़ेगा, ये बात आपको पता होना चाहिए पहले से, तभी सवाल को आप कर पाएंगे।
ठीक है, मीटर स्क्वायर में लाने के लिए मैंने क्या किया, 10,000 से गुना करा दिया। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10,000 तो ऊपर रहेगा, ये 12 भी नीचे जाके नीचे 12 बन जाएगा। अब x का स्क्वायर अगर इसके बराबर है तो x खुद किसके बराबर होगा, 100/12 के बराबर होगा। स्क्वायर रूट निकालनी पड़ेगी क्योंकि x स्क्वायर है, तो x की वैल्यू आ गई 100/12। और हमें चौड़ाई बतानी है, चौड़ाई का मतलब 3x बताना है, 3x का मतलब 3 और गुना में 100/12। अब देखो नीचे 3 का मल्टीपल आ गया, इसीलिए 3 का मल्टीपल आंसर में नहीं था। ये 3 चौके 12 और 4 से कट जाएगा, 25 चौके 100, यानी कि आंसर कितना होगा अपना 25 मीटर होगा। ऑप्शन ए जो है वो सही है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइए। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मेंसुरेशन करवा दीजिए, मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन फाइनली हमने शुरू कर दिया है। अब लगातार मेंसुरेशन की वीडियो डेली एक अपलोड होगी, और ऐसे जल्दी से हम 5-6 पार्ट में या फिर 7 पार्ट में ख़त्म कर देंगे। लंबी वीडियो देखो, जैसे बाकी यूट्यूबर मैंने देखा काफ़ी से टीचर्स हैं, वो लोग लंबी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत पॉसिबल नहीं है अभी कि मैं लंबी वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि मेरे पास ना तो अपना ऑफिस है ऐसा, ना ही मेरे साथ काम करने वाले और लोग हैं। मैं अकेले सारा काम कर रहा हूँ यहाँ पे, इसीलिए कभी कभी वीडियो अपलोड नहीं भी हो पाती है। ठीक है, तो अकेले करना और इतना लंबा वीडियो शूट करना अकेले, और उतना फास्ट डेटा भी नहीं चल रहा है। लॉकडाउन में सारे लोग डेटा यूज कर रहे हैं लगातार, इसीलिए डेटा स्पीड भी घट चुका है, तो उतना लंबा वीडियो को अपलोड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप पार्ट वाइज ही देखिए, आपको भी देखने में परेशानी नहीं होगी। आप डेली 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो देखिए और बात बनाइए, और आप प्रैक्टिस बिल्कुल करते रहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।